हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के कुछ डेली लाइफ में एप्लीकेशन। जी हाँ, साइंस का एप्लीकेशन हमारे डेली लाइफ में होता रहता है और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां आप साइंस का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख सकते हो। तो चलिए आज के सेशन में मैं आपको फिजिक्स में जो भी हमारे डेली लाइफ में एप्लीकेशन है वो मैं आपको कुछ 5 एप्लीकेशन बताने वाला हूं, है ना। तो चलिए देखते हैं। जब भी आप लाइट, साउंड, हीट, फोर्स, मोशन, इलेक्ट्रिसिटी की बात पढ़ते हैं तो समझ जाइए फिजिक्स का रोल है वहां। तो चलिए वन बाय वन करके आपको मैं 5 डेली एग्जांपल जहां फिजिक्स का एप्लीकेशन हो रहा है वो बताता हूं, है ना। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑप्टिकल फाइबर की, है ना, तो ये जो आप यहां फोटो देख रहे हो ये है ऑप्टिकल फाइबर। अब आपको पता है कि दुनिया में हम सारा जो डाटा है वो कनेक्टेड है और वो हम डाटा एक्सेस कर पाते हैं इंटरनेट की मदद से, है ना। इंटरनेट नहीं हो तो जो भी डाटा सर्वर कंप्यूटर में स्टोर है वो डाटा हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे, है ना। अब ये जो इंटरनेट है वो हमें कैसे अलाउ करता है, कैसे कनेक्ट करता है, तो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए जो लैन वायर्स हम केबल्स यूज करते हैं वो केबल्स ही ऑप्टिकल फाइबर का बना होता है ना। और ऑप्टिकल फाइबर से जो भी इंफॉर्मेशन है वो सर्वर कंप्यूटर से जो कंप्यूटर को एक्सेस कर रहा है उस यूजर तक इंफॉर्मेशन इसी ऑप्टिकल फाइबर से ट्रांसफर होती है और इसी को हम इंटरनेट कहते हैं। जी हाँ, तो आपने देखा होगा कि अगर लैपटॉप में हम किसी वेबसाइट का पेज ओपन कर रहे हैं तो हमने लैन कनेक्शन लिया है, क्योंकि बिना इंटरनेट के आप गूगल भी ओपन नहीं कर पाओगे, है ना। अब आपने जो लैन वायर अपने लैपटॉप में कनेक्ट किया वो लैन वायर कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड बिछा हुआ है ना। तो जमीन के अंदर या समुद्र में हमने ऑप्टिकल फाइबर बिछा के रखा है और फिर वही ग्राउंड या वाटर से वो ऑप्टिकल फाइबर हम अपने घरों, अपने ऑफिस, अपने बिल्डिंग तक लाते हैं और इन्हीं ऑप्टिकल फाइबर से हम फिर इंटरनेट का यूज करके हम अपने वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, गूगल क्रोम चला सकते हैं और तमाम तरीके की इंफॉर्मेशन को हम स्टोर कर सकते हैं, है ना। तो अगर हम बात करें कि ये किस फिनोमिना में काम करता है तो ये फिजिक्स का जो लाइट चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां एक फिनोमिना आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और ये ऑप्टिकल फाइबर इसी TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के वजह से ही इस ऑप्टिकल फाइबर में जो इंफॉर्मेशन है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस क्या होती है, ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो ये रहा पहला एप्लीकेशन। अब हम बात करते हैं, जैसा कि आप यहां देख रहे हो ये वर्ल्ड का मैप है ना। और वर्ल्ड के मैप में ये जो पिंक लाइंस आपको दिख रही हैं ये क्या है, ये ऑप्टिकल फाइबर जो आपस में कनेक्टेड है ना। और इससे पूरे दुनिया के जो कंप्यूटर हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। तो ये ऑप्टिकल फाइबर जमीन पे भी बिछा है और समुद्र में भी बिछा है। तो अगर आप ये देखिए, आप इंडिया में हो और आप USA के किसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो तो USA में एक सर्वर कंप्यूटर होगा जहां सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी और वो इंफॉर्मेशन ऑप्टिकल फाइबर से होते हुए आपके लैपटॉप या कंप्यूटर तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। तो ये इतनी डिस्टेंस जो ट्रांसफर हुई इंफॉर्मेशन, ये मीडियम क्या था, मीडियम था ऑप्टिकल फाइबर जो हमने जमीन और समुद्र के अंदर बिछा रखे हैं जिससे पूरे दुनिया के इंटरनेट कनेक्टेड है ना। चलिए, तो ये तो हो गई ऑप्टिकल फाइबर की बात, है ना। अब बात करते हैं फिजिक्स का दूसरा एप्लीकेशन, वो है एयर कंडीशनर, है ना। एयर कंडीशनर यानी शॉर्ट में कहें AC, गर्मी के मौसम में हमको कूलिंग देता है। और AC 2 टाइप का होता है, आपने देखा होगा, एक विंडो AC होता है और एक होता है स्प्लिट AC। ठीक है, तो स्प्लिट AC की बात करें अगर, है ना, विंडो और स्प्लिट AC दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल सेम है ना। बस AC को स्प्लिट इसलिए कह देते हैं क्योंकि उसमें 2 कंपोनेंट है, इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट, और दोनों कंपोनेंट अलग है, स्प्लिट है, इसीलिए इस AC का नाम पड़ जाता है स्प्लिट। क्लियर। और विंडो AC में ये दोनों कंपोनेंट कंबाइंड होता है, इसीलिए उसे हम विंडो AC कहते हैं क्योंकि वो विंडो पे लग जाता है ना। अब ये AC कैसे कूलिंग प्रोवाइड करता है, चलिए हम इसका कंसेप्ट देखते हैं, है ना। तो देखो, अगर हम स्प्लिट AC की बात करें तो ये जो घर की दीवारों पे लगा होता है ये होता है इंडोर यूनिट, और जो बाहर
आउटडोर यूनिट लगता है वो ऐसा होता है ना। अगर हम आउटडोर यूनिट की बात करें तो आउटडोर यूनिट में एक होता है कंप्रेसर। तो जैसा आप यहां देख पा रहे हो, ये है मशीन जिसे हम कंप्रेसर कहते हैं, और ये कंप्रेसर मशीन इस आउटडोर यूनिट के अंदर फिट होता है ना। और इस कंप्रेसर से हम पास करते हैं क्या, एक कूलेंट, एक रेफ्रिजरेंट, है ना। तो जो केमिकल है जिसे हम रेफ्रिजरेंट कहते हैं, जब वो इस कंप्रेसर से पास होती है तो कंप्रेसर प्रेशर अप्लाई करता है, जिससे प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, किसका, उस रेफ्रिजरेंट का। तो जब रेफ्रिजरेंट बाहर निकलता है तो यहां मैंने रेड सिग्नल इसलिए दिया है ताकि इसका मतलब यह है कि प्रेशर बढ़ने से कंप्रेसर ने प्रेशर बढ़ाया रेफ्रिजरेंट का, जो कि गैस फॉर्म में है, तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ गया, इसीलिए मैंने इस एरो को रेड से शो किया है ना। अब टेम्परेचर बढ़ गया है रेफ्रिजरेंट का तो उसे कम करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर को कम कैसे किया जाए, तो इस आउटडोर यूनिट में कॉपर के बने कंडेंसर भी होते हैं। तो ये जो आपको पाइप्स दिख रही है ना, जो पाइप्स कुछ इस टाइप की होती हैं, ये कंडेंसर कहा जाता है ना, क्योंकि ये फिर उस हॉट रेफ्रिजरेंट को कूल करती हैं, है ना। तो जब ये रेफ्रिजरेंट जो हॉट है वो इन कंडेंसर से पास होता है तो उस रेफ्रिजरेंट की जो हीट है वो बाहर निकलती है, और फिर ये जो फैन है उस हीट को बाहर निकाल देता है ना, जिससे इस कंडेंसर में पास होते हुए रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर क्या होता है, थोड़ा डाउन होता है। अब वो जो टेम्परेचर डाउन होता है तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, कौन, रेफ्रिजरेंट। और फिर जो लिक्विड फॉर्म में रेफ्रिजरेंट है, अब उसे हम ट्रांसफर करते हैं इंडोर यूनिट में। इंडोर यूनिट में एक वॉल्व होता है, और ये वॉल्व उस लिक्विड रेफ्रिजरेंट को क्या करता है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है। और अगर किसी रेफ्रिजरेंट का या लिक्विड का जो ड्रॉपलेट है वो साइज में छोटा होगा तो उसकी टेम्परेचर भी कम होगी, वो ठंडा होगा। जैसा आपने देखा है कि हम हेयर ड्राई करने या हेयर बनवाने हम बार्बर की शॉप में जाते हैं तो बार्बर वाटर स्प्रे करने वाली एक मशीन रखता है ना, बॉटल रखता है। तो जब वो स्प्रे करता है तो जो पानी हमारे चेहरों पे लगता है वो ठंडा लगता है हमको, है ना, क्योंकि ड्रॉपलेट का साइज छोटा होगा तो वो ड्रॉपलेट हीट बाहर निकालेगा, उसका टेम्परेचर भी कम होगा। वही काम यहाँ ये एक्सपेंशन वॉल्व करता है ना। तो जब ये रेफ्रिजरेंट इससे पास करते हैं तो ये रेफ्रिजरेंट के लिक्विड को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है, और वो ड्रॉपलेट फिर कहाँ पास होती है, इस स्प्लिट एसी में लगे हुए ये जो कॉपर के पाइप्स हैं इनसे पास होती है। तो अगेन कॉपर के इन पाइप से पास होने के वजह से जो हीट है वो सराउंडिंग में लॉस होता है, और ये कॉपर में जो रेफ्रिजरेंट है वो और ठंडा हो जाता है। अब जब ये ब्लोअर मूव करता है तो ये एयर जो इन पाइप से टकराकर ठंडी हो जाती है, और वही ठंडी हवा इन एसी से बाहर निकलता है ना। और फिर ये जो रेफ्रिजरेंट है इसे वापस हम कहाँ फिर ट्रांसफर कर देते हैं, पाइप के फॉर्म में। हम पाइप की मदद से इसे हम वापस कंप्रेसर में ट्रांसफर कर देते हैं, और फिर ये साइकिल अगेन रिपीट होती है। और इस तरीके से आउटडोर यूनिट से हीट बाहर निकलती रहती है, और जो इंडोर यूनिट है उससे ठंडी हवा कमरे में आती जाती है। तो यहाँ जो फिजिक्स का प्रिंसिपल काम किया वो था आपका गै-लुसैक्स लॉ, है ना, जो ये कहता है कि प्रेशर के बढ़ने से गैस का टेम्परेचर भी बढ़ेगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो कि थर्मोडायनेमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ना। अब समझ में आ गया। चलिए, तो हमने एयर कंडीशनर पढ़ लिया। अब आते हैं थर्ड एप्लीकेशन, है ना। आपने गाड़ियों में देखा होगा, पहले तो जो ब्रेक्स होते थे वो ड्रम ब्रेक्स आते थे, लेकिन अब गाड़ियों में डिस्क ब्रेक यूज होने लगा है ना। अब ड्रम ब्रेक हो या डिस्क ब्रेक हो, वर्किंग प्रिंसिपल एक है ना। और काम क्या है, तेज रफ्तार में चलने वाली गाड़ी को रोकना। हम ब्रेक कब लगाते हैं, जब हमको कार, बाइक, स्कूटी रोकना होता है तो हम ब्रेक लगाते हैं, है ना। अब डिस्क ब्रेक कैसे गाड़ी को रोकता है, चलिए मैं आपको बताता हूं, है ना। अगर आप इन ध्यान से देखो तो अगर मैं इस कार का टायर हटा दूं तो अंदर आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, और ये है डिस्क। ये क्या है, ये है डिस्क, और ये है आपका ब्रेक, है ना। तो बन गया डिस्क ब्रेक। अब डिस्क ब्रेक कैसे काम करता है, चलिए मैं बताता हूं। जब हम ब्रेक लगाते हैं, देखिए
जब हम ब्रेक लगाते हैं तो ये जो डिस्क है, इस डिस्क में एक पिस्टन होता है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो ये जो है ये आपका पिस्टन है ना। तो ये जो पिस्टन है उसमें एक ब्रेक फ्लूइड भरा होता है। यहाँ आप ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो इस पिस्टन में ये देखिए, ये पिस्टन है, इस पिस्टन के बगल में ब्रेक फ्लूइड भरा होता है। और जब हम ब्रेक प्रेस करते हैं तो यहाँ ब्रेक फ्लूइड में प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर बढ़ने से जो पिस्टन है वो क्या करता है, वो कंप्रेस होता है। अब देखिए, आप ध्यान से देखिएगा मूवमेंट, है ना। तो ये देखिए, प्रेशर, मैंने ब्रेक लगाया, प्रेशर बढ़ा तो ये ब्रेक पैड क्लोज हो गए, और जब ये क्लोज होंगे तो फ्रिक्शन के कारण ये जो आपका डिस्क रोटेट कर रहा था, वो फ्रिक्शन के कारण वो डिस्क की स्पीड क्या होगी, कम होगी, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अगेंस्ट लगता है, तो जिससे मोशन की जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो कम होगी। तो इस तरीके से डिस्क ब्रेक काम करता है। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूं। डिस्क ब्रेक में जब हम ब्रेक लगाते हैं गाड़ी में, तो ब्रेक लगाने से ये जो ब्रेक फ्लूइड है उस पर प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर पड़ने से ये पिस्टन क्या होता है, ये पिस्टन कंप्रेस होते हैं। तो कंप्रेस होने से जो ब्रेक पैड है वो डिस्क को अब कांटेक्ट में आ जाते हैं, है ना। मतलब कुछ ऐसा है, ये देखिए, अगर ब्रेक लगाता हूं तो प्रेशर बढ़ता है फ्लूइड पे, और प्रेशर बढ़ने से ये जो डिस्क पैड हैं वो पास आ जाते हैं और डिस्क को कांटेक्ट में आ जाते हैं, और डिस्क के कांटेक्ट में आने से फ्रिक्शन होता है, और फिर ये धीरे धीरे स्लो हो जाती है डिस्क। इस तरीके से गाड़ी रुक जाती है ना। तो यहाँ हम फिजिक्स का कौन सा प्रिंसिपल देख रहे हैं, फ्रिक्शन देख रहे हैं, है ना। तो फ्रिक्शन की वजह से गाड़ी की रफ्तार कम हो रही है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया डिस्क की वर्किंग। अब आते हैं स्पीड गन। क्या होता है स्पीड गन? यहां अगर आप देखो तो यहाँ एक पुलिस ऑफिसर बैठा है, इसके हाथ में एक स्पीड गन है, और ये मूविंग व्हीकल्स की स्पीड को मेजर कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर कोई कार या जीप या ट्रक या बस अगर अपने स्पीड लिमिट से ज़्यादा पे वो रन कर रही है तो हम क्या करते हैं, उसको चालान कर सकते हैं, है ना। ऐसी पावर पुलिस के पास है, और ऐसा इसलिए रूल बनाया गया है ताकि एक्सीडेंट ना हो, ठीक है, किसी की जान का खतरा ना हो और लॉस ऑफ लाइफ ना हो, है कि नहीं। तो इसीलिए हमने एक रूल बना दिया कि कार की एक लिमिट होनी चाहिए स्पीड की, और अगर कोई कार, कोई बस उस लिमिट से ज़्यादा स्पीड पे चलती है तो पुलिस ऑफिसर उसका चालान कर सकते हैं। लेकिन पता कैसे लगाएंगे कि कार की स्पीड कितनी है? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं पुलिस वाले क्या, स्पीड गन, है ना। और स्पीड गन क्या करता है, डॉपलर इफेक्ट पे काम करता है। मान लीजिए पुलिस वाला अपनी कार पे बैठा है और कार है रेस्ट पोजीशन पे, लेकिन जिस कार की स्पीड मेजर की जा रही है, जैसा कि हम यहां देख पा रहे हैं, वो कार तो मूविंग में है ना। तो जो स्पीड गन होगा उससे जो वेव्स निकलेंगी, है ना, वो एक ऐसे सोर्स, मतलब ऑब्जेक्ट से हिट कर रही हैं, टकरा रही हैं, जो क्या है, मूविंग है। ठीक है, अब टकराने के बाद जो वेव्स होंगी वो वापस क्या होंगी, स्पीड गन की तरफ जाएंगी। तो इस समय ये जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट मूविंग है उसके वजह से जब भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उससे निकलने वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाती है ना। और इसी इफेक्ट को कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। और इस इफेक्ट से हम जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड हम पता लगा लेते हैं, और स्पीड गन में उस मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड आ जाती है। तो हमने यहाँ डॉपलर इफेक्ट का यूज़ करके, जिसमें फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, उसका यूज़ करके हमने ऑब्जेक्ट का स्पीड पता लगाया। और अगर स्पीड लिमिट के अंदर है तो कोई फाइन नहीं लगेगा, कोई चालान नहीं कटेगा। लेकिन अगर स्पीड ज़्यादा थी लिमिट से तो फिर पुलिस के पास पूरी पावर है कि उसको चालान किया जा सकता है ना। तो ये हो गया आपका डॉपलर इफेक्ट पे काम करने वाला स्पीड गन, है ना। नेक्स्ट अगर आए तो बात करते हैं रॉकेट लॉन्चर की। नासा, इसरो अपने स्पेस मिशन को पूरा करने के लिए और स्पेस में रिसर्च प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए समय समय पे सैटेलाइट भेजती है। और सैटेलाइट अपने आप नहीं जाता, सैटेलाइट को रॉकेट से अटैच करके ऊपर यूनिवर्स में भेजा जाता है ना। तो जो हम रॉकेट लॉन्च करते हैं वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है?
आपने कभी देखा होगा कि अगर बैलून में हवा भर दो और फिर बैलून को क्या कर दीजिए, आप उसी हवा भरे हुए बैलून को छोड़ दीजिए ऐसे रूम में, तो बैलून इधर उधर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एयर बाहर निकल रही है, तो बैलून ने एयर, बैलून के अंदर तो एयर है ना, बैलून के अंदर तो एयर है, तो बैलून प्रेशर लगा रहा है एयर पे कि तुम बाहर निकलो। तो जब एयर बाहर निकलेगी तो न्यूटन के थर्ड लॉ जो ये कहता है हर एक्शन का रिएक्शन होता है ना, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। तो गैस बाहर की तरफ निकल रही है, तो गैस भी बैलून पे प्रेशर फोर्स लगाएगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर गैस पीछे की तरफ जा रही है तो बैलून आगे की तरफ जाएगा, है ना। और सेम यही प्रिंसिपल यहां भी अप्लाई हो रहा है। तो न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई होता है फिजिक्स का, जिसमें आप ये देख रहे हो कि जो रॉकेट है, रॉकेट में लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर भरा जाता है। अब जब इसको हम जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो लार्ज वॉल्यूम में ये गैस प्रोड्यूस होती है। अब ये जो गैस प्रोड्यूस हो रही है, ये गैस नीचे की तरफ इस पे फोर्स लग रहा है, तो गैस भी रॉकेट पे फोर्स लगाएगी इक्वल अमाउंट में लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन यानी ऊपर। तो रॉकेट ने गैस को नीचे की तरफ फोर्स लगाया, तो गैस भी रॉकेट पे उतना ही फोर्स लगाएगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में यानी ऊपर की तरफ। तो अगर गैस रॉकेट पे फोर्स लगाएगी, यानी अगर ये एक्शन है, गैस का निकलना एक्शन है, तो रॉकेट का ऊपर जाना क्या है, रिएक्शन। तो फिर रॉकेट क्या होगा, अपने साथ सैटेलाइट को भी लेकर ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने के बाद सैटेलाइट रॉकेट से डिटैच हो जाती है, अलग हो जाती है, और रॉकेट कहीं जाकर गिर जाता है समुद्र में, और जो सैटेलाइट है फिर वो अर्थ के चारों तरफ घूमने लगती है। इस तरीके से हम सैटेलाइट को रॉकेट की हेल्प से लॉन्च करते हैं, है ना। तो यहाँ कौन सा प्रिंसिपल वर्क किया, न्यूटन का थर्ड लॉ जो ये कहता है कि हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में क्या मिलता है, रिएक्शन मिलता है। तो गैस का नीचे एक्शन हुआ तो फोर्स रिएक्शन वाला ऊपर लगा, और ऊपर लगने की वजह से ही रॉकेट ऊपर जाता है ना। तो ये था आपका न्यूटन थर्ड लॉ का एप्लीकेशन। तो इस तरीके से हमने 5 फिजिक्स के एप्लीकेशन जो हम डेली लाइफ में देखते हैं उनको मैंने आपको बताया। आई होप कि ये सेशन थोड़ा शॉर्ट था लेकिन काफ़ी आपके लिए यूजफुल था साइंस के प्रोस्पेक्ट से, है ना। तो इसी तरीके के इंटरेस्टिंग सेशन मैं आपके लिए लाता रहूँगा। लेकिन अगर आपको कुछ भी साइंस में दिक्कत आती है पढ़ते समय, कैरियर के से रिलेटेड कोई डाउट आता है, तो अड्डा 24/7 ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए और अपने डाउट ज़रूर पूछिए। यहाँ एक फीचर ऐड है जहाँ आप अपने डाउट का फोटो क्लिक करके हमें सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर फोटो नहीं क्लिक करना है तो आप डाउट टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने डाउट जरूर पूछिए और हम इसी अड्डा 24/7 ऐप पर उस डाउट का सलूशन भेजेंगे आपको, है ना, ताकि आपकी पढ़ाई में दिक्कतें दूर हो जाए और पढ़ने में आपको अड्डा 24/7 क्लास 9 और 10 मदद करे। तो इसी तरीके के इंटरेस्टिंग सेशन से जुड़ते रहिए ओनली ऑन अड्डा 24/7 क्लास 9 और 10 चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।